श्रोताओं नमस्कार। खेलों की दुनिया में यूं तो तमाम खेल हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, खेलों की बात करते हैं, तो एक खेल उभर के आता है हमारे सामने, रेसलिंग। चाहे किसी दूसरे रूप में ही सही, काफी प्राचीन समय से भारतीय समाज में इस खेल की जड़ें रही हैं और खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखा जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो इसका एक पुराना इतिहास भी हमें मिलता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग कोच चंद्रविजय जी को, और उनसे हम बात करेंगे भारत में जो रेसलिंग की संभावनाएं हैं, जो स्थितियां हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में जो भविष्य में उम्मीदें हैं, उन सारे विषयों पर। चंद्रविजय जी, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे हम बात कर रहे थे रेसलिंग की, और काफी पुराना खेल है चूंकि, और भारत में इसकी जड़ें भी काफी गहरी हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल जरूरत है उन्हें तराशने की, आगे बढ़ाने की। इस संदर्भ में अगर हम देखें, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र के संदर्भ में, तो आप क्या पा रहे हैं? वर्तमान स्थिति, युवाओं का झुकाव कैसा है, उनको सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, क्या कुछ किया जा रहा है सरकार के स्तर पे? सबसे पहले तो आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज आप कुश्ती के ऊपर बात कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि आजकल युवाओं के लिए कुश्ती में क्या किया जा रहा है, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा। कुश्ती काफी प्राचीन खेल है और उत्तर प्रदेश में मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू से ही काफी अच्छे पहलवान रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि पहले जो कुश्तियां होती थी हमारी मिट्टी में होती थी, और ज्यादातर कुश्ती से जो भी पहलवान निकले हैं वो सब गांव देहात से ही निकलते हैं। पहले भी गांव से ही आते थे, आज भी गांव से ही बच्चे निकलते हैं जो कुश्ती में आगे आते हैं। लेकिन जो गांव की परिस्थिति आज से 20 साल 25 साल पहले थी, उनमें बहुत ज्यादा खेल के स्तर में सुधार नहीं हुआ है। सरकार अभी काम कर रही है, क्योंकि जहां तक मैं खुद अपना अनुभव बताऊंगा, मेरा यहीं गोरखपुर में बढ़लगंज के पास गांव पड़ता है, डेरवा गांव है। जब मैं कुश्ती शुरू किया उस समय भी हम लोग मिट्टी के अखाड़े में शुरू किए। आज की तारीख में भी जो बच्चे कुश्ती शुरू करते हैं वो भी उसी मिट्टी के अखाड़े में शुरू करते हैं। आज की कुश्ती को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो बेसिक जरूरत है वो कुश्ती के मैट की है, क्योंकि जो भी हमारा जिला स्तर से लेकर के ओलंपिक स्तर तक जो भी कंपटीशन होता है वो सब मैट पे खेला जाता है। जी जी। और गांव देहात में अभी आज भी जो मिट्टी के अखाड़े हैं, एक तो कोई प्रॉपर कोच नहीं वहां पे मिलता है बच्चों को सिखाने के लिए। जो कोच हैं वो सब जिले स्तर पे स्टेडियम में सेंट्रलाइज है, लेकिन जो गांव में दूर के बच्चे हैं वो जिले तक हर आदमी आ नहीं सकता है, और सब इसकी सबकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि गोरखपुर में रह के क्वार्टर लेकर के वो अपनी प्रैक्टिस करें। तो सरकार ने काफी कुछ इस पे किया भी है, अभी कर रही है। उसमें एक अभी हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग किए थे, आगे भी चल रहा है कि जो सुविधाएं जिला स्तर पे दी जा रही है मैट की और कोचेस की, ये हर जिले में ब्लॉक स्तर पे भी दी जाए। कम से कम एक ब्लॉक में एक मैट, एक कोच, एक कुश्ती हाल, ट्रेनिंग की सुविधा मिले तो आज जो हमारा रिजल्ट है काफी अच्छा आगे आने की संभावना है। कोचेस की जो कमी की आप बात कर रहे थे, अगर हम देखें तो प्रतिभाएं जो गांव से निकल रही हैं, उनको सबसे बड़ी बात होती है कि सही गाइडलाइन भी नहीं मिल पाती है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। तो अगर कोई बच्चा है, गांव का है, क्या उसे करना चाहिए इनिशियली, उसे या उसके गार्जियन को, ताकि वो प्रॉपर कम से कम कोचिंग हासिल कर सके और फिर अपना कैरियर आगे बढ़ा सके? जी, कुश्ती इस क्षेत्र में जो भी बच्चे आते हैं, जैसे इसकी एक एज होती है 10 से 12 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग एज होती है। तो जब वो शुरू करते हैं तो हर जगह गांव में कहीं भी जो लोग जिस खेल में जाते हैं तो कोई न कोई एक उनका आइडियल होता है, या किसी न किसी से प्रेरित होकर के उस खेल में आते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक जो चीजें हैं वो गांव में बेसिक अपना करते रहें, 2 4 6 महीने 1 साल करें। लेकिन उसके बाद जो भी उस खेल से जुड़े हुए हैं उनसे एक सही मार्गदर्शन लें कि हमको अच्छी ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं है, उनको ऐसा कोई नहीं मिलता है, तो हर जिले में जिला खेल कार्यालय बना हुआ है। जिला स्टेडियम पूरे प्रदेश में हर जिले में है, और हर जिले में मैक्सिमम मतलब हर खेल के प्रशिक्षक रहते हैं। तो किसी दिन समय निकाल के जाकर के स्टेडियम में प्रशिक्षक से मिल के उनसे सही मार्गदर्शन लेके हमको ट्रेनिंग करनी है, कहाँ हमको ट्रेनिंग करनी चाहिए,
तो उनकी देख रेख में वो ट्रेनिंग करें तो जो रिजल्ट मतलब उनको मिल रहा है उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट आगे आएंगे उसके। क्योंकि शुरू से ही दिक्कत अपने यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों में, बेसिक चीज़ें, जो चीज़ हमको 12 साल 14 साल की एज में जो बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो टेक्निक हमको उस एज में सीखनी चाहिए, गांव देहात में कोई मिलता नहीं वो चीज़ हमको बताने वाला। जी। हमारी एज निकल जाती है, जब हम जिले स्तर पे कहीं स्टेडियम में जब आते हैं तब तक वो चीज़ सीखने की हमारी उम्र निकल गई होती है, तो वो फिर हम कवर नहीं कर पाते हैं। और ये अगर शुरू से हमको बेसिक ट्रेनिंग अगर अच्छी मिलेगी तो बच्चे जरूर उसका लाभ मिलेगा और आगे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे बात हुई अभी रिजल्ट की, तो देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो तमाम प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें हालिया कुछ सालों में देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है जी। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उनमें आगे आप क्या भविष्य देख रहे हैं? जैसे फिलहाल तो प्रदर्शन अच्छा है जी और खिलाड़ी काफी कुछ कर रहे हैं, सरकार भी खेलो इंडिया जैसे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने का प्रयास कर रही है। आप क्या भविष्य देख रहे हैं रेसलिंग का वैश्विक स्तर पे भारत के संदर्भ में? कुश्ती का भविष्य जहाँ तक मेरा मन आने वाले टाइम में मतलब बहुत सुनहरा भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। क्योंकि बीच का जो पीरियड था पीछे 10 साल पहले, एक टाइम ऐसा था कि कुश्ती में लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे थे, मतलब कम बच्चे आते थे। लेकिन आज की डेट में जैसे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, नरसिंह यादव, बजरंग पूनिया, ऐसे अनेकों नाम है जिन्होंने कुश्ती में विश्व स्तर पर अपना नाम किया। तो गार्जियन का भी और बच्चों का भी रुझान कुश्ती की तरफ बढ़ा है और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ खेल के ऊपर अभी कर रही है, काफ़ी ध्यान दे रही है। अभी जैसे मैं आपको कुश्ती के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भी लड़के एक 15 साल एज ग्रुप की चैंपियनशिप होती है, नेशनल चैंपियनशिप, एक 17 साल की सब जूनियर होती है, 20 साल की जूनियर एज ग्रुप की होती है कुश्ती चैंपियनशिप। तो आज की डेट में जो भी लड़के अगर नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट आते हैं तो जो सब जूनियर के बच्चे हैं उनको 5,000 रुपया पर मंथ, जो जूनियर के बच्चे हैं उनको 10,000 रुपया पर मंथ, और ये उनको 5 साल के लिए जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको गवर्नमेंट दे रही है। जिनको पहली किस्त अभी सोनीपत में जो लड़के सारे नेशनल कैंप में हैं उनको दिया गया है। तो ये भारतीय कुश्ती संघ ने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको डाइट की, खाने की दिक्कत ना आए, जिसकी वजह से वो कुश्ती से दूर हटें। और जहाँ तक सर्विस की बात है, जो लड़के अगर नेशनल में मेडल ले रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो रेलवे में, सेना में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, यूपी पुलिस, मतलब हर डिपार्टमेंट में सर्विस भी अब मिल रही है। और काफ़ी जो अच्छे पहलवान है, जो किसी भी खेल में जिनका रिजल्ट अच्छा है, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है, गैस्टेड रैंक भी दे रही है, डायरेक्ट अफसर बना रही है खिलाड़ियों को। तो इससे भी लोग खेल में मतलब बच्चे काफ़ी आ रहे हैं और आगे और अच्छा होने वाला है खिलाड़ियों को। देखिए अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि सरकार और कुश्ती संघ जो प्रयास कर रहा है कि डाइट के लिए कम से कम पर्याप्त उनको मिल जाए, और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा खेल है, खैर किसी भी खेल की बात करें तो उसमें डाइट का तो एक बड़ा महत्व होता है। और जैसा एक हम लोग सुनते आए हैं ट्रेडिशनल की जो पहलवान हैं वो इस तरह से खाते हैं, क्या तैयारियां करते हैं, इस बारे में आपका अपना अनुभव क्या रहा है? कैसे आपने अपने आप को मेंटेन किया? नहीं, जैसे खाने का पहले क्या था, हम लोग गांव से शुरू किए, तो ऐसा कोई मतलब डाइट चार्ट कुछ था नहीं ना, ऐसा कोई बताने वाला था। जैसे हम लोग का गांव में दूध है, घी है, बादाम है, ये मतलब शुरू से यही रहता है कि पहलवानों की डाइट होती है। लेकिन आजकल जो भी प्रोफेशनल जैसे कैंप में बच्चे हैं तो टीम के साथ न्यूट्रिशन लगाए गए हैं कि किस बच्चे के अंदर किस चीज़ की कमी है, तो उसको उसी हिसाब से डाइट चार्ट बनाया जाता है। और पहले क्या था, लोग घी और उस पर ज़्यादा वो करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। घी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डाइट में दिया जाता है, क्योंकि केवल फैट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो डाइट का सबका चार्ट है और काफ़ी लोग जागरूक बच्चे भी हैं, कोचेस भी जागरूक हैं, क्वालिफाइड कोच हैं, तो डाइट के बारे में वो समय समय पे बताते रहते हैं क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो पहले से डाइट में अभी मतलब काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा घर पे है, अभी जैसे आप बता रहे हैं 10 साल 12 साल की उम्र होती है, लेकिन उसके पहले है की उम्र का है, तो क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए गार्जियंस को, खास करके उसके खान पान के संदर्भ में, जिससे कि एक अच्छी संभावना पैदा? खान पान का मेन तो ये है कि जो भी उनकी डाइट हो, एक तो रेगुलर वे में चलती रहे। जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे एक दिन उन्होंने काफ़ी अच्छी डाइट खा ली, दूध पी लिया, बादाम भी पिया, जूस भी पिया,
और हो सकता है अगले दिन पूरी ट्रेनिंग भी अच्छी की और अगले दिन ट्रेनिंग के बाद वो डाइट ना लिए, प्रॉपर डाइट। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो भी आप डाइट लेते हैं वो रेगुलर वे में होनी चाहिए। अब गांव में जो भी बच्चे हैं जो कैंपों में नहीं है या जो बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो वो लड़के भी खेल में आते हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। तो विशेष रूप से उनके लिए जैसे गाँव में है तो दूध है, ट्रेनिंग रनिंग करके प्रैक्टिस करके आए, नींबू पानी है, चना है, चना भिगो करके लिया जाता है, मूंगफली है, बादाम है। तो ये सारी चीज़ें गांव में अवेलेबल होती हैं और मतलब उनको जितनी ज़रूरत है प्रोटीन की या डाइट की, तो इससे उनकी रिकवरी हो जाती है। तो छोटे बच्चे मतलब रेगुलर वे में उसको लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जैसे बात हुई अभी डाइट की, डाइट के बाद दूसरी चीज होती है ट्रेनिंग जी, प्रॉपर कोचिंग जी। तो अगर आपके व्यक्तिगत संदर्भ में हम बात करें जी, तो आपको कैसे मिली कोचिंग, कैसे आप आगे बढ़े और क्या अब आप देखते हैं कि आज के बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें मिलना चाहिए? मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, चूंकि हमारे परिवार में कुश्ती का ही माहौल था। हमारे पिताजी आर्मी में थे, कुश्ती के कोच थे, हमारे चाचा जी भी आर्मी में थे, वो भी कुश्ती के कोच थे। तो शुरू से ही एक माहौल था और देख करके मतलब था कि हमको भी कुश्ती में आगे बढ़ना है। तो मैंने शुरुआती कुश्ती अपने गांव से ही शुरू की और उसी समय यहाँ पे 89 में स्पोर्ट्स कॉलेज खुला था गोरखपुर में। जी जी। तो स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल दिया, सिलेक्शन हुआ कि उसमें हुआ। तो मैंने कक्षा 5वीं से लेके 10वीं तक की अपनी पढ़ाई और कोचिंग दोनों स्पोर्ट्स कॉलेज में करी और यहाँ से फिर मेरठ में स्पोर्ट हॉस्टल स्टेट गवर्नमेंट का है जी जी, तो उसमें 11वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन तक BA तक मैंने मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल में ट्रेनिंग ली। वहाँ पे हमारे कोच थे चंद्रमौली पांडे जी, यहाँ पे थे अर्जुन प्रसाद यादव जी स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो उनका मतलब काफी सपोर्ट मिला और शुरू से मतलब अच्छी एक ट्रेनिंग मिली और अच्छे कोच मिले जिसका रिजल्ट मिला, एक बढ़िया रिजल्ट जी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो जो कुश्ती की स्थिति है वो हम लोगों ने चर्चा की, खास करके पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी के संदर्भ में। हरियाणा को देखा जाए तो हरियाणा से काफी अच्छी संख्या में हमारे पहलवान निकल रहे हैं। तो क्या आप पा रहे हैं कि वहाँ क्या डिफरेंट है, क्या वहाँ खान पान में या वहाँ के कल्चर में क्या ऐसा अलग है जो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं? हरियाणा की जहाँ तक बात है, अगर आप स्टेट का लेंगे, यूपी से छोटा स्टेट है लेकिन खिलाड़ी की संख्या यूपी से दोगुनी मिलेगी आपको। जैसे कुश्ती है, बॉक्सिंग है, कबड्डी, जो गांव के खेल हैं, इसमें हरियाणा आज की तारीख में पूरे देश में सबसे टॉप पे है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है जो मैंने कुश्ती के बारे में आपको बताया। पिछले 10 सालों में मतलब हरियाणा के गांव में ऐसा कोई आपको अखाड़ा नहीं मिलेगा जहाँ पे आज मैट की सुविधा न हो जी। हर अखाड़े पे मैट है, हर अखाड़े पे कोच है। और उसके बाद जो वहाँ के गार्जियन है वो खेल के प्रति मतलब बहुत ज्यादा जागरूक है। हम लोग सोनीपत में रहते हैं, ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, गार्जियन मतलब बच्चा जब तक ट्रेनिंग करेगा उनके गार्जियन आके वहीं बैठते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो उसका बच्चों पे भी एक बहुत मोटिवेशन मिलता है, फर्क पड़ता है कि हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी, भाई जो भी आके बैठे हैं तो मेहनत भी करते हैं, उनके डाइट पर पूरा ध्यान देते हैं, क्या खा रहा है बच्चा, क्या नहीं खा रहा है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क है। तो एक खिलाड़ी के अलावा एक तो गार्जियन को हमारे यहाँ जागरूक होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि गार्जियन जब तक जागरूक नहीं होंगे बच्चा हमारा क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है सही से नहीं कर रहा है, तो ये चीजें ना तो बच्चा बताएगा, ना हर चीजें ना तो कोचेज उनको बता पाएंगे। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है गार्जियन को जागरूक होने की। जाहिर सी बात है, गार्जियन जागरूक हों और प्रॉपरली बच्चे को गाइड करें। चंद्रविजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी खेल के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।